नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये जो कोट है ये बहुत फेमस कोट है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। लेकिन इस कोट का मतलब क्या है? आवश्यकता यानी नेसेसिटी। जब कभी भी ह्यूमन बींग्स को कोई चीज़ की नेसेसिटी पड़ी, उसने इन्वेंशंस करना स्टार्ट कर दिया। कोई भी इन्वेंशन का जन्म कब होता है? जब कोई पर्टिकुलर चीज़ की नेसेसिटी हो। हम लोग इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं नंबरिंग पे, काउंटिंग पे, कि हमारे लाइफ से ये जुड़ चुका है। पैसे के लेन देन से लेके फलों के काउंटिंग से, वेजिटेबल्स की काउंटिंग से, मेजरमेंट से लेके पानी को मेजर करना, दूध को मेजर करना, हर जगह नंबर सिस्टम का यूज़ हो रहा है। हर वक्त नंबर सिस्टम का यूज़ हो रहा है। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये मोबाइल पे ही कर रही हूँ। इस मोबाइल के कैमरा के जो बनाया गया है, जो हार्डवेयर बनाया गया है, जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, इस मोबाइल के अंदर जो आपने डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ करके आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है, वो क्या है? वो कुछ और नहीं, वहाँ पे भी नंबर सिस्टम का यूज़ है। यानी कंप्यूटर से लेके बायो से लेके हर एक फील्ड में नंबर सिस्टम काम आता है। तो ये नंबर सिस्टम नहीं होता तो दुनिया कैसी होती, ये सोच के देखो। अर्ली मैन्स के टाइम पे चलते हैं। ये एक स्टोरी है, इसको स्टोरी की तरह सुनो। अर्ली मैन्स के टाइम पे चलते हैं और तब की लाइफ सोच के देखते हैं। तब की लाइफ क्या थी? तब अर्ली मैन ने जानवर टेम करना स्टार्ट किया होगा। आप सोच के देखो, उसने 10 या 20 जानवर इकट्ठा किए। अभी भी मैंने जो यूज़ किया वो क्या है? नंबर सिस्टम। 10 या 20 जानवर इकट्ठा किए, लेकिन उसमें से कुछ जानवर भाग गए। तो वो कैसे काउंट करेगा, कैसे पता लगाएगा? क्योंकि उसको तो काउंटिंग ही नहीं आती। तो वो इंसान कैसे पता लगाएगा कि कितने जानवर चले गए, कितने जानवर है, कितने जानवरों को मैंने यहाँ पे इस पार्ट में रखा है, तो कितने जानवरों को मैंने उस पार्ट में रखा है? ये सब कैसे पता चलेगा? या फिर दूसरा एग्जाम्पल लो, कुछ फ्रूट्स आए हैं, उस फ्रूट्स को इक्वली डिवाइड करना है सब में, तो मैं काउंट कैसे करूँ और इक्वली डिवाइड कैसे करूँ? तो हर जगह मैथ्स की ज़रूरत पड़ रही है, हर जगह नंबर सिस्टम की ज़रूरत पड़ रही है। तो इसलिए उनको इस चीज़ की ज़रूरत हुई। नेसेसिटी ये वर्ड सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के वजह से नंबर सिस्टम ओरिजिनेट हुआ। ठीक है, तो नंबर सिस्टम ओरिजिनेट क्यों हुआ? नेसेसिटी ही वजह है नंबर सिस्टम की ओरिजिनेट होने के लिए। अर्ली मैन को ही ज़रूरत पड़ गई नंबर्स की, नंबर सिस्टम्स की। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने हिसाब से नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया या काउंटिंग स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियस है ना, अगर हम लोग भी हैं, हमें भी कोई चीज़ काउंटिंग करनी है, तो अगर कुछ भी नहीं आता तो हम लोग क्या करेंगे? अगर ये 2 भी है तो इनको 2 को संभाल के रखना है, लेकिन इनमें से कोई एक गुम हो जाता है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कि ये गुम हुआ है? तो ये कैसे पता चलेगा? या तो मैं ऐसे काउंटिंग करूँगी, या फिर मैं पत्थर ले आऊँगी, 2 पत्थर रख दूँगी और एक पत्थर इसको डिनोट करता है, एक पत्थर इसको डिनोट करता है। ऐसे 10 पत्थर होंगे तो 10 चीज़ें होंगी। मैंने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको किसी चीज़ से डिनोट करना स्टार्ट कर दिया, कुछ सिंबल से, कोई पत्थर से, कोई ऑब्जेक्ट से। लेकिन ये चीज़ क्या हो रही थी? ये प्रोसीजर जो है ये हेक्टिक हो रही थी। इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी इंसान को। और जब इंसान को प्रॉब्लम होती है ना, और वो चाहे कितना भी अनपढ़ हो, उसने कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन वो ये बेसिक चीज़ें सीखना ज़रूर चाहता है। वो अपने प्रॉब्लम्स को ईज आउट करना चाहता है। तो तब उसने क्या किया? तब अर्ली मैन्स ने धीरे धीरे, अब जब वो सिविलाइजेशंस फॉर्म होने लगी, जब बहुत सारे लोग साथ में इकट्ठा होकर कम्युनिटी बना के रहने लगे, तो सिविलाइजेशंस में नंबरिंग स्टार्ट होने लगी इस नंबर सिस्टम से, जो कि इसको टैली नंबरिंग सिस्टम कहते हैं। टैली मार्क्स आप सुने होंगे, स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी देख लो। तो ये जो रहते हैं, ये नंबरिंग्स जो ये लाइंस के हिसाब से की जा रही थी, ये बहुत हेक्टिक हो रही थी, क्योंकि जितने लाइंस ड्रॉ करो, करते जाओ। अगर मान लो कोई 50 जानवर है तो 50 जानवर के लिए 50 लाइन, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लमेटिक हो रही थी। फिर वो पत्थर वाला सिस्टम प्रॉब्लमेटिक हो रहा था, तो सिविलाइजेशंस ने मिल के स्टार्ट किया। इजिप्ट में पिरामिड्स बनाए गए, इतने बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, तो उसके पीछे आर्किटेक्चर यूज़ हो रहा है। ब्लॉक्स ऑफ पत्थर लगेंगे, कितना उसकी हाइट रहेगी, क्या रहेगी, ये मेजरमेंट्स कैसे हो रहे थे? ये मेजरमेंट्स भी पूरे के पूरे नंबर सिस्टम्स के थ्रू हो रहे थे। यानी उन्होंने भी अपना कोई ना कोई नंबर का एक सिस्टम बनाया होगा। क्या बोलते हैं हम लोग सिस्टम की? सिस्टम बहुत चरमरा गई है, या फिर आप बोलते हो कि सिस्टम वीक पड़ गई है, तो वही चीज़ है। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है एक कोई भी चीज़ का अरेंजमेंट,
उन्होंने एक चीज़ को अरेंज किया कि उन्होंने नंबरिंग को अरेंज किया, काउंटिंग को अरेंज किया और उसको चारों तरफ जनरलाइज कर दिया कि लोगों को बता दिया कि हम नंबरिंग ऐसे करने वाले हैं। और फिर वो सिविलाइजेशन उस नंबर सिस्टम को अपना लेती है, वो अपने बच्चों को सिखाते हैं और वो उनके बच्चे सीखते चले जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है नंबर सिस्टम अकॉर्डिंग टू सिविलाइजेशंस। तो सबसे पहले इंडिविजुअल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद सिविलाइजेशन तक पहुंचा, और जब ये सिविलाइजेशंस तक पहुंच रहा था अलग अलग, ये इजिप्ट पहुंचा, फिर ये डिफरेंट सिविलाइजेशंस तक पहुंच रहा था, बेबीलोनियंस तक भी पहुंचा, और ऐसे ही ये इंडिया भी पहुंचा, क्योंकि इंडियंस को भी तो ज़रूरत पड़ी ना। तो इंडियंस को जब ज़रूरत पड़ी तो ये इंडिया में भी पहुंचा सिविलाइजेशन। इंडिया के जो लोग थे वो अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिए कि कैसे काउंटिंग की जाए। और जब इंडिया में पहुंचा तो इंडिया में एक ब्रेक थ्रू आया। इंडिया में अरब लोग आए और अरब लोगों ने अपनी अरेबिक काउंटिंग दी, जिसे कहा जाता था हिंदू अरेबिक काउंटिंग। ठीक है, तो ये हिंदू अरेबिक काउंटिंग की स्टार्ट हो गई या फिर शुरुआत हो गई हमारी इंडिया में, यानी इंडिया में ही ब्रेक थ्रू हुआ मेन काउंटिंग सिस्टम का। लेकिन आप बताइए, कोई एक इंसान इसके पीछे होगा क्या, इंडिया के काउंटिंग के पीछे? ऑब्वियसली अगर कोई अरेबिक भी इंडिया में आया होगा तो इंडियंस के साथ ही मिलके उन्होंने शुरू किया होगा हिंदू अरेबिक काउंटिंग का। एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ने मिलके इसकी शुरुआत की होगी, इसलिए इसमें इक्वल योगदान इंडियंस का भी है हिंदू अरेबिक काउंटिंग में। अब ये हिंदू अरेबिक काउंटिंग क्यों ब्रेक थ्रू कह रही हूँ, क्योंकि इससे फिर शुरुआत हो गई हमारी आज की काउंटिंग की, जो मॉडर्न डे काउंटिंग है या मॉडर्न डे नंबरिंग से नंबर सिस्टम है, इसकी शुरुआत हो गई हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम से। अब हिंदू अरेबिक के बाद नेक्स्ट हमारा जो नंबर सिस्टम है वो प्रोग्रेस करने लगा और मिडीवियल टाइम आया। मिडीवियल टाइम तक नंबर सिस्टम्स या जो नंबरिंग है, काउंटिंग है, वो प्रॉपरली डिस्प्ले होने लगी कि 1 2 3 4 ये कैसे मतलब डिस्प्ले किए जाएंगे, लिखे कैसे जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम जा रही थी, 1 to 9 तक की काउंटिंग ही अवेलेबल थी, यानी 9 चीज़ें काउंट करने के बाद हम बाकी क्या करें, 9 चीज़ों के बाद हम क्या काउंट करें या फिर हम आगे कैसे बढ़ें। फिर हमें 1 से 9 तक का काउंट करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास 25 चीज़ें हैं तो मैं 1 to 9 तो काउंट कर लूँगी, फिर उसके बाद क्या करूँगी, उसके बाद मैं वापस से 1 से स्टार्ट करके वापस 9 तक जाऊँगी, यानी चीज़ों को मुझे इक्वली तोड़ना पड़ेगा। तो ये कुछ कन्वीनियंट नहीं हो रहा था। और जब इंसान को थोड़ी भी तकलीफ़ होती है, थोड़ी भी उसकी नेसेसिटी में प्रॉब्लम्स आती है, या फिर थोड़ी भी उसको कोई चीज़ की बहुत इम्पॉर्टेंट ज़रूरत होती है, कुछ ऐसे उसको तकलीफ़ होती है, तब वो क्या करता है, तब वो इन्वेंशंस करने लगता है, तब वो सोचने लगता है कि इसको ईज़ आउट कैसे किया जाए। आर्यभट्ट जी ने ज़ीरो का इन्वेंशन कर दिया और ये जो ज़ीरो आया इसने सबकी लाइफ बदल दी। ये ज़ीरो आके ऐड हो गया हमारे नंबर सिस्टम में, और जैसे ही ज़ीरो ऐड हुआ, जिस नंबर के भी पीछे वो लगा उस नंबर को उसने ईज आउट कर दिया और वो नंबर बढ़ता चला गया बिना किसी प्रॉब्लम के। ज़ीरो ने क्या किया, ज़ीरो ने सबकी लाइफ चेंज कर दी। ज़ीरो के एंटर होते ही हमारे नंबर सिस्टम को एक राह मिल गई। 9th के बाद 10th भी आने लगा नंबर, क्योंकि 9 के बाद क्या किया गया, 9 के बाद फिर से 1 को लगाया गया और उसके पास 0 लगाया गया, फिर 1 को लगाया गया, फिर उसके पास 1 को लगाया गया, फिर 1 लगाया गया, फिर 2 लगाया गया। तो ये बहुत ईज आउट हो गया। लेकिन जब इन लोगों ने, आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त, इन लोगों ने इसको डिफ़ाइन किया तो ज़ीरो एग्जैक्टली पूरा वर्ड नहीं लिखा, एक डॉट लगाते थे वो, तो वो डॉट से स्टार्ट हुआ, फिर वो ज़ीरो में कन्वर्ट हुआ। तो वो सब चीज़ें बाद में होती गई, पर ये जो है कंसेप्ट है ज़ीरो का कंसेप्ट, एक डॉट का कंसेप्ट तो आया, वो डॉट तो आया, तो वो कौन लेके आए, हमारे इंडियंस ही लेके आए, और इसके लिए हमें बहुत प्राउड होना चाहिए। तो ये चीज़ हम लोगों ने जान ली कि नंबर सिस्टम ने कहाँ से बर्थ लिया या फिर जन्म कैसे लिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, अब आपको क्वेश्चन लग रहा होगा कि जब ज़ीरो डिस्कवर हो गया उसके बाद भी क्या कुछ हुआ, उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। उसके बाद भी हम ब्रह्मगुप्त ने, स्पेशली ब्रह्मगुप्त जो हमारे इंडियन वन ऑफ द मैथमेटिशियन हैं, उन्होंने जो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों को धीरे धीरे लाना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने डिफ़ाइन किया एक ज़ीरो को।
ज़ीरो इन्वेंट किन्होंने किया? आर्यभट्ट जी ने किया, लेकिन आर्यभट्ट जी ने उतना अच्छे से उन्हें डिस्क्राइब नहीं किया, या फिर तभी वो चीज़, कोई चीज़ नई चीज़ आई है तो ऑब्वियस है कि हमें किसी ना किसी का वेट करना ही पड़ेगा कि वो आए और हमारी हेल्प करे। तो ब्रह्मगुप्त जी आए, उन्होंने कुछ टाइम बाद आकर उस चीज़ को मतलब खुद सोचा होगा कि क्या चीज़ है और इसको हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। उन्होंने डिफ़ाइन करना स्टार्ट कर दिया कि इस ज़ीरो का अगर हम ऐसे ऐड करेंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे नंबर्स के पीछे लगाएंगे तो ऐसी काउंटिंग्स हो सकती है, और जिसकी वजह से एक मैथमेटिकल सिस्टम बाहर आ गया। सिर्फ नंबर सिस्टम ही नहीं, एक मैथमेटिकल सिस्टम और एक पूरा मैथ्स की दुनिया तैयार हुई। अब फिर उसको बेस बना के वो चीज़ें यूरोप में गई, इजिप्ट में गई, और जहाँ जहाँ भी मैथमेटिशियंस थे, ग्रीस में गई, तो वहाँ पे जाके उस चीज़ में बदलाव होने शुरू हुए। मैंने अभी आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए, एक बेसिक एग्जाम्पल देती हूँ अभी के रिसेंट टाइम का। कोविड का टाइम चल रहा है, और जब ये नया आया था डिज़ीज़, जब ये डिज़ीज़ बहुत नई थी, बहुत फ्रीक्वेंटली बढ़ने लगी थी अचानक से, तब हर कोई हड़कंप मच गया था, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हड़कंप मच गया था कि इसकी दवाई है कि नहीं, या फिर इसकी कोई वैक्सीन है कि नहीं। तब क्या हुआ? तब हमारी नेसेसिटी आई किस चीज़ की? वैक्सीन की। और वो वैक्सीन अब आ चुकी है। तो वो कैसे आई? नेसेसिटी ने ही इन्वेंशन को जन्म दिया। नेसेसिटी यानी रिक्वायरमेंट जब कभी भी इंसान को होगी, किसी भी चीज़ की नीड होगी, तो वो नीड को फुलफ़िल करने के लिए इंसान लग जाएगा, और तब इन्वेंशन होके ही रहेगा। तो ये चीज़ जान लो, ये बहुत बेसिक है, और इसी के अराउंड आज हमारा पूरा लेक्चर घूमने वाला है। नंबर सिस्टम तो आ गया, लेकिन नंबर सिस्टम के आगे क्या कुछ नया हुआ और कैसे एडवांसमेंट्स हुए, तो वो हम लोग जान लेते हैं। एक और नेसेसिटी आ गई है, और वो नेसेसिटी ये है कि हमने इन सब नंबर सिस्टम्स को तो जान लिया है, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स का आपस में रिलेशन क्या होगा, इन सब रैशनल नंबर्स को आपस में रिलेट करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो रिलेशन पता चलेगा इस डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में मैंने कुछ भी लेबल नहीं किया है, तो अभी लेबल कर लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से होता है हमारा नंबर सिस्टम? हमारा नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है वेरी बेसिक नेचुरल नंबर से, यानी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें ज़ीरो नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर्स। अब जैसे ही ज़ीरो एंटर हुआ तो यहाँ पे ज़ीरो आ गया, और ज़ीरो के आते ही ये नेचुरल नंबर्स किस में बदल गया? होल नंबर्स में, होल नंबर्स। ठीक है। उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमें किस चीज़ की नेसेसिटी आई, नेचुरल हो गया, होल हो गया। अब हमें टेम्परेचर्स मेजर करने हैं, उसके बाद सी लेवल को मेजर करना है, जो कि ज़ीरो से भी कम हो सकता है। तो जब ज़ीरो से कोई चीज़ कम होती है, क्या ज़ीरो से कोई चीज़ कम हो नहीं सकती? ऐसे क्वेश्चंस आने लगे माइंड में, और हमें नेसेसिटी हुई कि हम इसको अपडेट करें। तो हमें अब जैसे कि सॉफ्टवेयर अपडेट हमेशा रिक्वायर्ड रहता है, एज़ पर आर रिक्वायरमेंट्स, हमारे रिक्वायरमेंट्स बदलते हैं, सॉफ्टवेयर में अपडेट्स आते हैं। वैसे ही यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो गई टेम्परेचर्स की, और सी लेवल, और भी बहुत कुछ। ठीक है ना। तो उसके लिए हमारा, यानी ज़ीरो से कम जब हमें अमाउंट निकालना है, तो उसके लिए हमारा आ गया इंटीजर्स। ठीक है। तो ये इधर पे प्लस इन्फिनिटी तक आगे बढ़ गया, और ये माइनस इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया। अब नेक्स्ट क्या? तो जब हम लोगों को चीज़ें डिवाइड करने की बारी आई, तो वो जो डिवाइडेड पार्ट रहेगा, या फिर कोई भी चीज़ को जब हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हम जो फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, नंबर लाइन में भी कहाँ शो करेंगे, क्योंकि वो तो कोई नंबर है नहीं। फिर हमें न्यू अपडेट लाने की ज़रूरत पड़ी, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, और सॉफ्टवेयर में हमारा इंटीजर्स के बाद ऐड हो गया रैशनल नंबर्स। फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जाइए इस वीडियो को, जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ, इस वीडियो को जाके देखिए, और इसकी लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाइए उस वीडियो को देखिए। फिलहाल इस वीडियो में मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करती हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब ये रैशनल नंबर कैसे रहेंगे? तो रैशनल नंबर ऐसे रहेंगे। तो ये हो गया हमारे रैशनल नंबर्स। और फ्रैक्शंस को हम कैसे कैसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? फ्रैक्शंस को हम दो पार्ट्स में, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर, और यहाँ पे इम्प्रॉपर। प्रॉपर और इम्प्रॉपर आपको पता ही होंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें
न्यूमरेटर छोटा रहता है डिनोमिनेटर से 2/3। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसमें न्यूमरेटर बड़ा रहता है 3/2। जब 3/2 करेंगे तो ऑब्वियसली ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर हमारे दो टाइप्स रहते हैं। तो ये हमारा हो गया इधर का हायरार्की। इर्रेशनल को हम कहाँ शो करेंगे? इर्रेशनल को ऑब्वियसली रैशनल से अलग शो करेंगे। इर्रेशनल नंबर्स में आपको किस तरह के नंबर दिखेंगे? जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा। रैशनल नंबर्स में क्या होता है, ये p/q फॉर्म में लिखा जाता है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है ना, ये 0 नहीं हो सकता। लेकिन इर्रेशनल में क्या है? इर्रेशनल में उल्टा है। रैशनल नहीं होते ऐसे नंबर, वो क्या होते हैं? इर्रेशनल होते हैं। दैट मीन्स डिनोमिनेटर में 0 आ सकता है, यानी इस तरह के नंबर्स इर्रेशनल होते हैं। पाई इर्रेशनल होता है। और सर्ड्स यानी स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये जो रहते हैं तो ये भी आते हैं इर्रेशनल में। लेकिन कैसे स्क्वायर रूट और कैसे क्यूब रूट हमारे आते हैं? ऐसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट हमारे इर्रेशनल में आते हैं जो कि नॉन परफेक्ट हो। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये नॉन परफेक्ट है। यानी 4 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 2 आता है। और 2 क्या हो गया? रैशनल नंबर। लेकिन √3 का अगर आप स्क्वायर रूट लोगे तो समथिंग पॉइंट में आंसर आएगा, और वो ऑब्वियसली ऐसे डेसिमल्स रहेंगे जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ इन डेप्थ रैशनल वर्सेस इरैशनल में, तो आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना समझो। तो नॉन परफेक्ट क्यूब रूट और नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर रूट्स रहते हैं वो भी इरैशनल रहते हैं। तो ये एग्जांपल्स दिए मैंने आपको। अब हम लोग डिस्कस करते हैं रैशनल और इरैशनल क्या होते हैं। और सबसे पहली चीज़ कि ये रैशनल और इरैशनल नंबर्स ये किसके अंडर में आते हैं? तो रैशनल और इरैशनल नंबर्स को एक पूरा नंबर लीड करता है। दैट मीन्स ये इनके अंडर में आते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के दो टाइप होते हैं, रैशनल और इरैशनल, और रियल नंबर्स के अंडर में ही ये पूरा आता है सिस्टम। अब जान लेते हैं कि रियल नंबर्स है क्या। रियल नंबर्स जैसा कि नाम है उसी से बिल्कुल मैच करता है। रियल नंबर मीन्स कि ऐसे नंबर्स जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट होते हों। यहाँ पे रैशनल नंबर्स देखिए, इंटीजर्स देखिए, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फ्रैक्शंस, इरैशनल, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट होती है। इंटीजर्स का काम टेम्परेचर के लिए मेजर करने के लिए आता है, फिर होल नंबर्स का काम और नेचुरल नंबर्स का काम काउंटिंग करने के लिए आता है, फिर कैलकुलेशंस करने के लिए भी होल नंबर्स का यूज़ करते हैं, फिर रैशनल नंबर्स का यूज़ हम लोग कोई भी चीज़ को डिवाइड करने के लिए इक्वली, या फिर रेशियोज काउंट करने के लिए। तो बहुत सारे इनके यूजेस हैं, रैशनल के भी हैं, इरैशनल के। पाई का कितना सारा यूज़ है, तो इन सब का यूज़ रियल लाइफ में होता है। पाई का यूज़ सर्कल का एरिया निकालने में होता है, πr², ठीक है। तो ये सारे हम लोग के रियल लाइफ में काम आते हैं। तो आप बोल रहे हो अगर रियल लाइफ में ये काम आते हैं तो फिर ऐसा कुछ है क्या जो रियल लाइफ के अलावा और हो? तो जी हाँ, ऐसा भी है। एक है इमेजिनरी वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड और इमेजिनरी वर्ल्ड। जो इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ नंबर्स है उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसी के जैसा है एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये दोनों किसके पार्ट हुए? ये दोनों किसके टाइप्स हुए? ये दोनों नंबर सिस्टम के टाइप्स हुए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि इमेजिनरी रहते हैं। फिलहाल आप इतना ही जान लो, यानी वो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं होते, वो सब चीज़ें इमेजिनरी चलती है, यानी हम इमेजिनेशन वाइज उसको वर्क करते हैं। उसमें एक टर्म होता है आयोटा, तो वो सब आपको पता चलेगा क्लास 11th और 12th में, आपको पूरा इन डेप्थ इसका कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आपका 9th और 10th में ये वाला पार्ट काम का है, रियल नंबर्स। लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि रियल नंबर्स के साथ एक और टाइप रहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल वर्ल्ड के लिए ये वाला पार्ट यूज़ होता है और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड के लिए कुछ और है, तो वो पता चल जाएगा। और ये नंबर सिस्टम के दो पार्ट हो गए। अब हम लोग मूव करते हैं डेफिनेशंस, एग्जैक्ट डेफिनेशंस की तरफ। रैशनल, इरैशनल, इनको अच्छे से जानते हैं। और रैशनल इरैशनल क्यों अच्छे से जानना है? क्योंकि आगे जाके इसका भारी भरकम यूज़ होने वाला है क्लास 9th में भी और क्लास 10th में भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, बहुत अच्छे से इसको जान लेते हैं। अब रैशनल नंबर्स क्या है? रैशनल नंबर्स अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। तो रैशनल नंबर
क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकें, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख सकें। देखो न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। और यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो नहीं हो सकता। आप 1/0 नहीं लिख सकते, आप 3/0 नहीं लिख सकते, ठीक है। तो नीचे कभी भी ज़ीरो नहीं आता। तो आप ये पूछोगे अगर नीचे ज़ीरो आ गया तो क्या होता है, तो नीचे ज़ीरो आ गया तो फिलहाल के लिए आप ये जान के रखो कि इफ़ एनीथिंग विच गेट्स डिवाइडेड बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब p/q फॉर्म में हमने लिखा और q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, दैट मीन्स ज़ीरो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। तो p और q है क्या एग्जैक्टली, p और q इंटीजर्स हैं। अब आप बोलोगे इंटीजर्स हैं तो हम यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस साइन आ सकता है, यहाँ ऊपर भी आ सकता है, यहाँ नीचे भी आ सकता है। तो p और q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पे माइनस में भी लिख सकते हैं लेकिन डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ सकता। तो क्या न्यूमरेटर में आ सकता है, जी हाँ, न्यूमरेटर में ज़ीरो आ सकता है। 0/2 क्या होगा, 0/2 ज़ीरो ही होगा, ठीक है। 0/3, अब ज़ीरो के 3 पार्ट्स तोड़ के देखो, ज़ीरो का कितना भी आप ब्रेक कर लो, अब 3 हिस्से कर लो, 2 हिस्से कर लो, ज़ीरो के कितने भी हिस्से करो आंसर ज़ीरो ही रहता है, ठीक है। तो ये सब तो आपको बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। तो ये सब मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी। अब आपको मेन क्या ध्यान देना है, आपको यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो रैशनल नंबर तो आप जान लिए, लेकिन इसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वो आपको जानना पड़ेगा। तो इसके जस्ट बाद में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की हायरार्की भी आपको बताऊंगी। पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशंस आपको लिखनी है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर्स पे। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इर्रेशनल नंबर जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है रैशनल नंबर को। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब उल्टा, यानी वो विरोध करता है या उसका अगेंस्ट जाता है, ठीक है ना। रैशनल नंबर के रूल्स के अगेंस्ट जाता है क्या, इर्रेशनल नंबर्स। p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, दैट मीन्स वो फ्रैक्शन फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म। हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स ये तो हमारा हुआ रैशनल का डेफिनेशन, p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, और p और q दोनों क्या हुए, इंटीजर्स हुए। तो इसके अगेंस्ट जाएगा इर्रेशनल, दैट मीन्स वो p/q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो ये देखो √2, इसकी जो भी वैल्यू आएगी ये डेसिमल में आएगी, इसे हम p/q में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ऐसे अगर आपको कहीं पे 2/0 दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज़ नॉट रैशनल, इट इज़ इर्रेशनल, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल हो गया। उसके बाद p और q दोनों इंटीजर्स नहीं होंगे, ठीक है। तो ये पाई को ही ले लो और √3 ले लो, √6 ले लो। तो ऐसे जो नंबर्स रहते हैं ये एक तो फ्रैक्शन में लिखे ही नहीं जा सकते, सबसे पहला रूल तो यहीं पे तोड़ दिया इन्होंने। और अगर फ्रैक्शन में लिख भी दिया है तो डिनोमिनेटर देखो ज़ीरो है। तो ऐसे जो दिख रहे हैं ये इर्रेशनल होते हैं, और ये चीज़ मैंने ओवरऑल आपको पहले भी बता दी है, ठीक है। तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत ईजी है। जो भी चीज़ रैशनल नहीं होती वो इर्रेशनल होती है। तो अब हमारे पास एक डाउट आता है, वो डाउट है, देखो ये √2 की वैल्यू आप निकाल के देखो 1.14 समथिंग 414 कुछ ऐसा आता है, ठीक है। √3 की वैल्यू निकालो तो इसमें डेसिमल में आता है। फिर अब रैशनल में क्या होता है, रैशनल का ही एग्जांपल लेते हैं, 2/, ठीक है। तो इसका क्या आएगा 0.666 समथिंग आएगा, और इसका कुछ आएगा 1 तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो डेसिमल है वो दोनों में ही डेसिमल आ रहे हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ का, अगर मान लो मैंने ये लिख दिया 0.6666 और
यहाँ पे लिख दिया 1.414 1.414326, ये चलता रह रहा है, ठीक है, ये कहीं रुक नहीं रहा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये रैशनल है कि ये रैशनल है, क्योंकि डेसिमल तो दोनों जगह आ रहे हैं। तो डेसिमल के लिए भी एक रूल बनाया गया है, एक पर्टिकुलर आपके लिए रूल सेट किया गया है डेसिमल के कैसे रिप्रेजेंटेशंस होते हैं इररेशनल में और रैशनल में। तो वो जान लेते हैं। अगर वो जान लिया तो रैशनल और इररेशनल को ईजिली हम अलग अलग कर सकते हैं। जाते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल और इररेशनल। नाम बड़ा सा दिख रहा है, उस पर ध्यान मत दो, डेसिमल एक्सपेंशन पे बिल्कुल ध्यान मत दो, ध्यान यहाँ पे दो। अगर मान लो पाई को हम इररेशनल में डाल रहे हैं, तो पाई को इररेशनल में क्यों डाल रहे हैं? ऐसा क्या है पाई में जो हम इररेशनल में डाल रहे हैं और पाई को रैशनल में क्यों नहीं डाल पा रहे हैं? तो ये सब बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं और इसको कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं बनाना है, इसको बहुत ईजी बनाना है। तो वो देख लेते हैं कैसे। यहाँ पे ध्यान दो, ये पाई जो दिख रहा है आपको, पाई की वैल्यू क्या है 3.1415925 और ये डॉट 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 का मतलब है एंड सो ऑन, यानी वो चल रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो चलता रहेगा आगे। और कोई एक आप यहाँ पे नोट कर रहे हो, इस वाले डेसिमल में क्या है, इसमें भी वही सेम पैटर्न है और वो चलता रह रहा है, चलता रह रहा है, मतलब 414213 और चलता रहेगा, कहीं पे एंड नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी डिवीजन चलता रहेगा, कभी भी इसका रिमाइंडर कुछ नहीं आने वाला। अब यहाँ पे देखो इसका क्या हो रहा है 2.5555, यानी बार बार सेम रिमाइंडर आ रहा है और बार बार ऊपर क्वोशिएंट में भी 5555 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ। आप क्या करते हो, अगले 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हो और फिर छोड़ देते हो, ठीक है। अब इस वाले में देखो 3.26, फिर वापस से 26, फिर वापस से 26 और ये सब जो है ना ये आगे तक चल रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, ये रुका नहीं है, ये चल रहा है, इसलिए डॉट लगाना ज़रूरी है। अब 2.5, 3.28, 2.262, 2.62, तो ये जो सब आपको दिख रहा है ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मतलब आके रुक जा रहा है। इसके बाद देखो कॉमा लगा दिया तो ये आके रुक जा रहा है, यहाँ पे आके रुक जा रहा है, यानी इसके बाद कोई डॉट नहीं है और वो वहाँ पे रुक जा रहा है। तो इतने तरह के हमारे डेसिमल के टाइप्स होते हैं। अब इनमें से किसको कहाँ डालना ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है। रैशनल में कैसे डेसिमल्स आते हैं? रैशनल में ऐसे डेसिमल्स आते हैं जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं। यहाँ पे टर्मिनेट होने वाले कौन से दिख रहे हैं? ये और ये, इनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है, ये 2.5 पे आके टर्मिनेट हो गया। यानी इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे? 2.5, 3.28, इसके आगे वो बढ़ नहीं रहा है, कोई डॉट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आके पता है क्या होगा, डेसिमल डिवीजन में डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो जाएगा, यानी उसके आगे कुछ डिवीजन होगा नहीं और फाइनल आंसर 2.5 मिल गया आपको। तो 2.62 ऐसा कुछ रहेगा। मतलब अभी मैंने इसको डिवीजन एग्जैक्टली किया नहीं है, आपके फॉर एग्जाम्पल मैंने इनको लिया है। अब टर्मिनेटिंग वाले तो आपने निकाल दिए, अब बच्चे हमारे पास ये वाला एक टाइप और ये वाला एक टाइप, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपने देखा कि एक पर्टिकुलर जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स आपका जो बार बार जो है रिमाइंडर है वो सेम आता जा रहा है, जिसकी वजह से आप बार बार 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर वही रिमाइंडर आ रहा है, फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये चलता रह रहा है। तो ये इसे क्या बोलते हैं? इसे बोल रहे हैं रिपीटिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, चलता रहेगा 5555, 0 कब आएगा पता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन इतना लिखने से नहीं चलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इन एग्जाम्पल्स को इरेज कर देती हूँ। अब ये एग्जाम्पल्स जो हो गए इधर पे आएंगे। नॉन टर्मिनेट यानी एग्जाम्पल क्या हो गया 2.5555, और इसको हम लिखने का एक और तरीका भी है 2.5 बार, और 3.26 ये आगे तक चलता रहेगा। इसको भी लिखने का एक तरीका है 3.26 बार।
ये दो तरीके हो गए। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के एग्जांपल्स हो गए। अब हम लोग लेंगे इररेशनल में क्या आने वाला है। तो लास्ट में हमारे पास बचे थे ये पाई और √2 की वैल्यू, तो ये हमारे इसमें इररेशनल में आ जाएंगे, तो वो भी मैं वहाँ पे लिख देती हूँ। लेकिन उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे, पहले मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, उससे ईजी हो जाएगा आपके लिए। पाई इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आपको इरेशनल में कैसा दिख रहा है 3.1415925 और वो चलता ही रह रहा है। तो यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो बात पक्की है क्योंकि आगे तक चल रहा है। अब यहाँ पे रिपीटिंग दिख रहा है क्या आपको, कहीं पे कोई पैटर्न ही नज़र नहीं आ रहा है। अगर 3.141 के बाद वापस से 141 आता या फिर 1415 के बाद 1415 वापस से रिपीट होता तो जाके हमें पता चलता कि ये रिपीटिंग हो रहा है। यानी ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। जिस भी डेसिमल प्लेसेस में आपको ऐसा दिख रहा है कि वो कहीं पे रुक भी नहीं रहा है प्लस वो रिपीट हुए जा रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग रहे, तो दोनों जब इसमें नॉन रहे तो आपको इररेशनल लगाना है। और जब कभी भी आपको टर्मिनेटिंग दिख रहा है तो यानी एक जगह रुक जा रहा है तो वो रैशनल होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग हो भी गया बाय चांस पर वो रिपीट होता हुआ दिख रहा है, दैट मीन्स वो रैशनल होगा। यानी आपका कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है यहाँ पे, आप याद रखने का ये इजी तरीका है। यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है आपको, यहाँ पे पॉजिटिविटी टर्मिनेटिंग में दिख रही है कि वो रुक जा रहा है, और यहाँ पे रिपीटिंग में दिख रही है। लेकिन यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों ही नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से आप याद रख सकते हो कि ये जो अगर ऐसा कुछ डेसिमल प्लेस आ जाए कि जहाँ पे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा तो वो क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। तो आप इसको लिख के रख लो, और इसे याद रखने का तरीका भी आप याद रख लो कि नेगेटिविटी, यहाँ पे नेगेटिव साइन मत ले लेना, ये नेगेटिविटी है कि सब कुछ नेगेटिव में जा रहा है। दोनों तरफ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिविटी चल रही है, यहाँ पे पॉजिटिविटी दिख रही है, पर यहाँ पे दोनों के दोनों नॉन है यानी नेगेटिविटी है। ठीक है, तो ऐसा रहे तो इररेशनल में रहता है। बहुत इजी तरीका है ये याद रखने का, और इसके साथ ही आज का हमारा यहीं पे लेक्चर ख़त्म होता है। तो मैंने आज आपको स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या सिखाया, नंबर सिस्टम का हिस्ट्री थोड़ा सा बताया, कैसे ओरिजिनेट हुआ, फिर नंबर सिस्टम है क्या ये भी आपको बताया। इसके बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे धीरे धीरे हमारे नंबर सिस्टम इमर्ज होते गए और हमारे पास एक हायरार्की बनी नंबर सिस्टम की, जिसमें रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैंने सब पूरा एक्सप्लेन किया। फिर वो जो डायग्राम एक्सप्लेन किया वो इम्पॉर्टेंट था। फिर उसके बाद इररेशनल और रैशनल को एक्सप्लेन करने के बाद हमें रैशनल और इररेशनल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। तो अगर मान लो डेसिमल प्लेसेस है तो डेसिमल प्लेसेस में हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मैंने एक हायरार्की बना दी इसके लिए भी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसके बेस पे ही आपको सेकंड पार्ट जो है चैप्टर का वो करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से फोकस करना। अब बात रही कि अगले लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग इन डेप्थ एक एक टॉपिक को उठाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद अगर आपको कनेक्ट होना है, अगर आपको ये टर्बो बैच को पूरे अच्छी तरह से सक्सेसफुल बनाना है तो आपको ये रेगुलर वीडियोस देखते रहने पड़ेंगे। इसके बाद ही जस्ट आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर को डिस्कस करेंगे, पहले एक्सरसाइज वगैरह सॉल्व करेंगे। अब आपको यहाँ पे डाउट आएगा कि एनसीईआरटी से मैं पढ़ाऊंगी या आरडी शर्मा से, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आरडी शर्मा को फॉलो करती हूँ लेकिन एनसीईआरटी को भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है। दोनों को मर्ज करती हूँ और दोनों को मर्ज करके जो बेस्ट क्वेश्चंस उसमें से निकलते हैं फॉर एग्जाम और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो उसमें से निकलते हैं और जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहेंगे क्वेश्चंस, मैं उनको फोकस करूंगी। तो एट लास्ट, जैसा कि मैंने आपको सरप्राइज़ के लिए बताया ही था कि लास्ट में मैं एंड में कुछ सरप्राइज़ देने वाली हूँ, और वो ये है कि ये जो हमने इतना लंबा चौड़ा नंबर सिस्टम पढ़ा, ये नंबर सिस्टम का यूज़ हम फर्दर कहाँ करते हैं इन फ्यूचर।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया है आपको पहले ही लेक्चर में। टर्बो बैच का पहला ही लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको शायद पता नहीं रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी एक्स्ट्रा नॉलेज इससे मिला है तो आप लाइक करना मत भूलना, और साथ में अगर कोई डाउट है, अगर कुछ डाउट नहीं भी है, अगर कुछ अच्छा लिखना चाहते हो तो यस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और प्लस 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 जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप नए हो, आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जाके टर्बो बैच का लॉन्च वीडियो भी चेकआउट कर लो कि वहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया है कि मैं कैसे लेने वाली हूँ सब कुछ। और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि अब जो वीडियोस आने वाले हैं वो सुपर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं लेने वाली हूँ, तो वो आपके लिए बोर्ड में भी बहुत काम आने वाला है। तो क्लास 9th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू मेक इट सक्सेसफुल with Mathematics Unleashed by RP Vinay।